नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी का फाइनेंशियोलॉजी यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज हम बात करेंगे इस वीडियो में रिलायंस इंडस्ट्रीज के बारे में। कंपनी के कल ही क्वार्टर टू के नतीजे आए हैं और उसके साथ साथ एक बहुत ही बड़ा अनाउंसमेंट हुआ है। वो अनाउंसमेंट है डी मर्जर का। जी हाँ, लग रहा है यहाँ पे जो है मैनेजमेंट थोड़ा सा नींद से जाग रहा है। और ये मैं क्यों बोल रहा हूँ वो आगे चल के मैं आपको जो है थोड़ा सा समझाने की कोशिश करूंगा। अब वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं देखिए यहाँ पे 2 या 3 पॉइंट्स बता दूं जो कि हम यहाँ पे मेनली डिस्कस करने वाले हैं। जो फर्स्ट पॉइंट है कि यहाँ पे जो कंपनी डी मर्जर कर रही है वो क्यों कर रही है, उसकी वजह क्या है, थोड़ा सा वो जानने की कोशिश करते हैं। उसके साथ साथ यहाँ पे मैं एक चीज़ और बताऊंगा कि यहाँ पे ये जो डी मर्जर हो रहा है तो ठीक है, जो नई एंटिटी बनेगी वो कहीं कौन सी जो है नई एंटिटी होगी, थोड़ा सा उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। और यहाँ पे थर्ड चीज़ हम यहाँ पे जो है डिस्कशन करने की कोशिश करेंगे वो ये है कि यहाँ पे जो वैल्यू अनलॉकिंग होगी, आपको जो एज ए शेयर होल्डर कितना फ़ायदा मिल सकता है। और वहाँ पे थोड़ा सा मैं कैलकुलेशन करके भी बताऊंगा कि जो नया शेयर यहाँ पे लिस्ट होके होगा उसका वैल्यू आपको जो है कितना मिल सकता है, पर शेयर जो है उसकी वैल्यू क्या हो सकती है। तो जो है यहाँ पे अगर मैं डी मर्जर की बात करूँ तो देखिए, रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के अंदर बहुत सारे छोटे छोटे जो है सब्सिडरीज हैं जो कि रिलायंस कंपनीज के अंदर ही यहाँ पे बिजनेस ऑपरेट करते हैं। उसी में से एक फाइनेंशियल सर्विसेज है, एनबीएफसी के तरीके वो काम करती है, जिसका नाम है जियो फाइनेंशियल सर्विसेज, JFSL। तो जी हाँ दोस्तों, जो कंपनी ने 1:1 का यहाँ पे जो डीमर्जर अनाउंस किया है, यहाँ पे जो डीमर्जर होगा तो जो नई एंटिटी आपके सामने निकल के आएगी जो कि आपके स्टॉक मार्केट पे लिस्ट होगी, यानी BSE और NSE पे वो कंपनी लिस्ट होगी, उसका नाम होगा जियो फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड। अब देखिए, ये न्यूज़ पॉजिटिव है कि निगेटिव है, यहाँ पे हम थोड़ा सा जो है इसको इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करते हैं। अगर मैं आज जो शेयर प्राइस जो ट्रेड हो रहा था, क्योंकि देखिए मार्केट के ट्रेडिंग के टाइम पे न्यूज़ आया था और न्यूज़ के बाद देखिए शेयर में लगभग 1.22% की गिरावट है। तो जनरली ऐसा आपको देख के तो प्रतीत होगा कि यार मार्केट ने जो है इसको निगेटिव लिया है, इस वजह से यहाँ पे जो है शेयर प्राइस में गिरावट दिखाई दे रही है। बट मैं ये नहीं बोलूँगा कि जो है डीमर्जर की वजह से हुआ है, क्योंकि देखिए ओवरऑल जो रिजल्ट था रिलायंस इंडस्ट्रीज का वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा नहीं था। हालांकि रिवेन्यू और प्रॉफिट ग्रोथ जो है ग्रोथ वाइज तो ठीक ठाक हुआ था, लेकिन जो प्रॉफिट का जो मार्जिन था वो जो है काफ़ी ज़्यादा घटा हुआ है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो है एक्सपेंसेस कंपनी के काफ़ी ज़्यादा बढ़े हुए दिखाई दे रहे थे, और वो जो प्रॉफिट मार्जिन घटा हुआ है उसकी वजह से यहाँ पे जो है शेयर में इतनी ज़्यादा गिरावट हुई है। इसका जो है डी मर्जर से कोई भी लेना देना नहीं है। तो आपको ये ना लगना चाहिए कि डी मर्जर हुआ है उसकी वजह से यहाँ पे जो है शेयर प्राइस में गिरावट हुई है। अब देखिए, वीडियो में आगे जाने से पहले वो जो सारी चीज़ें हमने बोला कि हम डिस्कशन करने वाले हैं, उसके पहले मैं आपको एक चीज़ बहुत ही क्लियर कट कर देना चाहता हूँ कि अगर आप एक रिलायंस इंडस्ट्रीज के शेयर होल्डर हो तो आप में एक क्वालिटी जो सबसे जरूरी है, जो सबसे मस्ट है, वो है पेशेंस। जी हाँ दोस्तों, आपके अंदर बहुत ही ज़्यादा पेशेंस होना चाहिए अगर आप एक रिलायंस इंडस्ट्रीज के इन्वेस्टर्स हो और लॉन्ग टर्म के लिए यहाँ पे जो है शेयर को खरीद के रखना चाहते हो। यहाँ पे मैं एक एग्जांपल डेमोन्स्ट्रेट करने की कोशिश करूंगा। ये देखिए, दिसंबर 2017 में, या मान लीजिए मतलब 2008 का जो स्टार्टिंग है, अगर वहाँ पे किसी ने जो रिलायंस इंडस्ट्री में बाइंग करी होगी तो यहाँ पे 2017 तक देख लीजिए, फरवरी 2017 तक लिटरली कंपनी ने कुछ भी रिटर्न नहीं दिया है। इनफैक्ट 18% का निगेटिव रिटर्न दिया है। अब देखिए, बोलने को बहुत लोग बोलते हैं कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग हमें करना चाहिए, बोलने में देखिए बहुत ही ईजी है, लेकिन कभी कभी जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग है वो बहुत ज़्यादा आपका पेशेंस टेस्ट करती है। सामने आपके यहाँ पे एग्जांपल है। अब मान लीजिए किसी पर्सन ने यहाँ पे जो है 2008 में अगर रिलायंस में कोई शेयर बाई किया होगा तो 2017 तक उसको कुछ भी रिटर्न नहीं मिला है। इनफैक्ट 18% से उसका जो है प्राइस जो है उसका दाम जो है घटा ही हुआ है। लेकिन अगर मान लीजिए उस पर्सन ने यहाँ से अगर वो बेच के निकल गया होता तो देखिए उसको कितना बड़ा लॉस हो रहा है, क्योंकि उसके बाद देखिए कंपनी ने बिल्कुल इतनी तेजी से यहाँ पे जो है कंपनी भागा है। और अगर आप ओवरऑल रिटर्न देखो कंपनी का तो 4000% से भी जाता है। तो एक ऑलरेडी मल्टी बैगर जो है शेयर यहाँ पे रह चुका है। अब यहाँ पे आप बोलेंगे कि यार आप ये स्पेसिफिक जो है एग्जाम्पल क्यों ले रहे हो ये टाइम ड्यूरेशन का दिखा के। अब देखिए, कोई इसका स्पेसिफिक रीजन नहीं है ये दिखाने का टाइम पीरियड। मैं जस्ट आपके सामने एक डिमोन्स्ट्रेट करना चाह रहा था कि पेशेंस कितनी बड़ी चीज़ होती है। और मार्केट में एक साइकिल भी होती है, स्पेशली जो है ये बड़े जो शेयर्स होते हैं ये बहुत लंबे लंबे टाइम इंटरवल के लिए जो है कंसोलिडेशन में चले जाते हैं। तो अगर आप रिलायंस इंडस्ट्रीज में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो लॉन्ग टर्म के लिए तो आप जो है बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए आपको अपने माइंड में कि जी हाँ, ये एक बहुत बड़ा शेयर है और एक बहुत बड़े इंटरवल के लिए कंसोलिडेशन में जाता है। तो अगर मैं रिलायंस इंडस्ट्रीज में इन्वेस्ट कर रहा हूँ तो मेरे को मेंटली प्रिपेयर रहना है कि यार देखो, ये 1 साल के लिए, 2 साल के लिए, 3 साल के लिए कभी भी जो है लॉन्ग टर्म कंसोलिडेशन में जा सकता है। एग्जाम्पल आपके मैंने सामने जो है दिखा दिया है। अब देखिए, यहाँ पे जो मैंने बोला कि जो कंसोलिडेशन लंबा हो रहा है या आपके अंदर पेशेंस होना क्यों जरूरी है, तो उसका एक बहुत बड़ा वजह तो कंपनी का मार्केट कैफी है। 16 लाख करोड़ से ऊपर का कंपनी का मार्केट कैप है। लिटरली कंपनी एक बेहेमोथ है, बहुत ही बड़ी कंपनी है इंडिया में, स्पेशली इस टाइम तो जो है नंबर 1 कंपनी है मार्केट कैप वाइज। अब देखिए, चलिए ये तो हो गया थोड़ा सा
पेशेंस वगैरह रखना ठीक है, वो सब क्या करना है। अब अपना यहाँ पे जो वीडियो में थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और मैं यहाँ पे बताने की कोशिश करूँगा कि डी मर्जर की जो वजह क्या थी, यहाँ पे क्यों डी मर्जर हो रहा है। और जैसा वीडियो के स्टार्टिंग मैंने बोला था कि मैनेजमेंट एक तरीके से कह लीजिए लग रहा है नींद से जागा हुआ है, वो मैं क्यों बोल रहा था। अभी देखिए कंपनी के अगर आप सेल्स ग्रोथ देखेंगे पिछले 3 साल का, तो 7% के आसपास ग्रो कर रहा है, जो कि बहुत ही अच्छा नंबर नहीं दिख रहा होगा। अब देखिए 60 लाख करोड़ मार्केट कैप के हिसाब से 7% ठीक ठाक ग्रो कर रहा है। लेकिन वैसे इन जनरल अगर आप देखिए कोई भी नहीं चाहता है कि 7 या 8%, एटलीस्ट डबल डिजिट में तो कंपनी ग्रो करनी चाहिए। एज ए इन्वेस्टर हर कोई यही सोचता है, राइट। अब लेकिन अगर आप इसको देखोगे ना, तो ये जो है ट्रू रियलिटी यहाँ पे ट्रू पिक्चर नहीं दिखा रहा है, क्योंकि ये जो 7% का सेल्स ग्रोथ है ना, ये टोटल ओवरऑल रिलायंस इंडस्ट्रीज का दिखाई दे रहा है। लेकिन रिलायंस इंडस्ट्रीज के अंदर बहुत सारी कंपनीज है, स्पेशली देखिए अभी जियो का जो रिलायंस जियो है वो कितने अच्छे तरीके से ग्रो कर रहा है, 30 से 35% के आसपास ग्रो कर रहा है वो। उसके बाद रिलायंस रिटेल है, वहाँ पे भी जो है काफ़ी अच्छी ग्रोथ आ रही है। तो अगर उनके ग्रोथ को, इंडिविजुअल ग्रोथ को देखा जाए, तो वो सब कंपनी बहुत अच्छी तरीके से ग्रो कर रही है। लेकिन रिलायंस एज ए ओवरऑल, क्योंकि रिलायंस के जो अदर मेन बिजनेसेज है, ऑयल एंड पेट्रोलियम वाले बिजनेस, वो बिजनेस बहुत ज़्यादा एक तरीके से कह लीजिए ग्रो नहीं कर रहे हैं, या इवन इनफैक्ट उसमें डी ग्रोथ आ रही है। तो जियो और रिटेल में ग्रोथ आ रही है, लेकिन इनके ऑयल और पेट्रोलियम में डी ग्रोथ आ रही है। दोनों का मिला के अगर ओवरऑल देखोगे तो कंपनी में जो ओवरऑल ग्रोथ है बहुत ज़्यादा नहीं दिखाई दे रही, 7% के आसपास ही दिखाई दे रही है। तो कंपनी इस चीज़ से छुटकारा पाना चाह रही थी, और मेरे हिसाब से ये चीज़ इनको थोड़ी सी लेट समझ में आई है। एग्जाम्पल मैं देना चाहूँगा यहाँ पे जो है अदानी ग्रुप का। देखिए जितने भी इंडिया में जो कॉन्ग्लोमेरेट हैं, उनके बहुत सारे शेयर्स यहाँ पे जो है लिस्टेड होते हैं। एग्जांपल के लिए अगर मैं टाटा की बात करूँ, तो टाटा एक कॉन्ग्लोमेरेट है, राइट। एक बहुत ही बड़ा बिजनेस हाउसेज है, डिफरेंट इंडस्ट्री में जो है सारी कंपनीज वहाँ पे जो है बिजनेस करती हैं। लेकिन अगर वहाँ पे आप देखोगे तो बहुत सारी जो कंपनीज है अलग अलग सेगमेंट में, वो सब के सब लिस्टेड हैं। IT के लिए उनका TCS लिस्टेड है, जो ऑटोमोबाइल्स में उनका टाटा मोटर्स लिस्टेड है, फिर उनका देखिए स्टील सेक्टर में टाटा स्टील लिस्टेड है, फिर उनका कंज्यूमर में देखेंगे टाटा कंज्यूमर जो है लिस्टेड है FMCG में। ठीक इसी तरीके से अगर आप अदानी में देखोगे तो अदानी ग्रुप के भी अलग अलग शेयर्स हैं, अदानी ट्रांसमिशन, अदानी ग्रीन, अदानी गैस, अलग अलग सेक्टर में जो अलग अलग कंपनियां ऑपरेट करती हैं, सारी कंपनी लिस्टेड हैं। इससे क्या होता है कि एक वैल्यू अनलॉकिंग होती है। अलग अलग जो शेयर्स होते हैं वो अलग अलग जो है, अलग अलग जो इंडस्ट्री वाले जो शेयर होते हैं वो अलग अलग तरीके से ट्रेड करते हैं, वहाँ पर जो है वैल्यू निकल के आती है। शायद ये रिलायंस इंडस्ट्रीज को थोड़ी सी और पहले कर देनी चाहिए थी, क्योंकि इनके पास भी देखिए बहुत सारे बिजनेस है, लिटरली 100 से ज़्यादा सब्सिडरीज हैं जो यहाँ पर रिलायंस इंडस्ट्रीज के अंदर काम करती है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि सबके सब जो है 100 की 100 जो है सब्सिडरी यहाँ पे लिस्ट होनी चाहिए, लेकिन जो अच्छी कर रही हैं, जैसे कि जियो हो गया और रिटेल हो गया, उनको जो है यहाँ पे जल्दी जल्दी इनको जो है थोड़ा सा लिस्ट कराना चाहिए था। हालांकि देखिए अभी एक डीमर्जर हो गया है, अभी जियो और जो है रिटेल का नहीं हुआ है, खैर आगे वो भी होने वाला है। अब धीरे धीरे यहाँ से जो इन्होंने जब स्टार्टिंग करा है, तो आगे भी ये लोग जो है स्टार्ट करेंगे ही करेंगे। अब यहाँ पे चलिए बात करते हैं कि आपको जो है शेयर प्राइस कितना निकल के आएगा जो जियो फाइनेंशियल निकल के आने वाली है। तो उसके लिए मैं थोड़ा सा आपको रिजल्ट दिखाऊंगा, क्योंकि वो रिजल्ट से ही मैं आपको कैलकुलेशन समझाने वाला हूँ। अब यहाँ पे जो है तो ओवरऑल रिजल्ट है, ये मैं आपके साथ डिस्कशन नहीं करूँगा। मैं यहाँ पे जो थोड़ा सा सेगमेंट वाइज रिजल्ट डिस्कशन करने की कोशिश करूँगा, और वहाँ से जो है आपको थोड़ा सा समझ में आएगा। मैं चलिए थोड़ा सा इसको जो है जूम कर लेता हूँ। एक चीज़ आपको यहाँ पे देखनी है, हाफ ईयरली रिजल्ट आपको नहीं दिखना है, बस आपको क्वार्टरली रिजल्ट दिखना है। यहाँ पे भी देखिए ये 30 सितंबर 2021, यानी ये पिछले साल का जो सितंबर वाला क्वार्टर है, ये उसका रिजल्ट है, ये इस साल का है देखिए। और ये जो है पिछला वाला क्वार्टर है 2022 का ही रिजल्ट। मैं हमेशा जो है ईयर ऑन ईयर डिस्कशन करने की कोशिश करता हूँ, और मैं हमेशा जो है एनालाइज जब करता हूँ रिजल्ट, तो मैं ईयर ऑन ईयर ही देखता हूँ, क्योंकि ये एक अच्छा तरीका होता है देखने का। क्वार्टर और क्वार्टर में थोड़ा सा नॉइज ज़्यादा होता है, और वहाँ पे फ्लक्चुएशन थोड़ा ज़्यादा हो सकता है, तो और वो एक सही तरीका नहीं होता रिजल्ट को वेरीफाई करने का, जितना मेरे को लगता है या जितना मैं समझता हूँ रिजल्ट एनालाइज करने का। अब यहाँ पे देखिए ऑयल टू केमिकल अगर आप देखा जाए, तो पिछले साल जो इसका रिवेन्यू था 1,20,000 करोड़ था, यहाँ पे भी बढ़ के 1,59,000, तो रिवेन्यू में काफ़ी अच्छी खासी जंप दिखाई दे रही है। उसके बाद जो इनका ऑयल एंड गैस का है, वहाँ पे देखिए 1,600 करोड़ से 3,800 करोड़। उसके बाद इनका जो रिटेल वाला बिजनेस है, जैसा मैंने बोला काफ़ी अच्छा कर रहा है, 45,000 करोड़ था पिछले साल इसी वाले क्वार्टर में, इस साल बढ़ के देखिए 64,900, तो लगभग 65,000 करोड़ के आसपास का रिवेन्यू यहाँ से आ रहा है, बहुत ही अच्छा जंप दिखाई दे रहा है। उसके बाद डिजिटल सर्विसेज, इसमें मेनली इनका जियो आता है, 24,000 करोड़ जो पिछले साल था, अभी बढ़ के लगभग 29,500, 30,000 करोड़ के आसपास यहाँ पे दिखाई दे रहा है। उसके बाद देखिए यहाँ पे जो हमारा मेन कंसर्न है, कंसर्न नहीं बोल सकते, जिसको हम लोग यहाँ पे मेन डिस्कशन करने वाले हैं, वो है फाइनेंशियल सर्विसेज। पिछले साल जो है 504 करोड़ का इसका यहाँ पे रिवेन्यू था, जो कि अभी घट के 213 करोड़ के आसपास का हो चुका है। तो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे जो डी ग्रोथ दिखाई दे रहा है। शायद इसकी वजह से भी यहाँ पे ये लोग इसको डीमर्ज करके इसको अलग एंटिटी बनाना चाहते हैं, ताकि उस पर जो है अलग से फोकस कर पाएँ, और वहाँ पे और अच्छे से जो है कंपनी ग्रो कर पाए। अब यहाँ पे जो है जो कंपनी का जो ओवरऑल सेल है, आप देखोगे 2,79,000 करोड़ के आसपास का है, राइट। अगर मान लीजिए उसमें से थोड़ा बहुत और जो GST वगैरह दिया उसको अगर निकाल दिया जाए, तो 2,30,000
32,000 करोड़ के आसपास का टोटल सेल्स है। उसमें अगर जो फाइनेंशियल वाला जो सेल्स देखा जाए तो 213 करोड़ का बहुत ही कम यहाँ पे जो है आप सेल्स है दिखाई दे रहा है, राइट। तो एक्चुअली कुछ लोग मेरे से क्वेश्चन पूछ रहे थे कि सर यहाँ पे जो 1:1 का जो मर्जर होने वाला है तो क्या ऐसा होगा क्या कि रिलायंस के एक शेयर के बदले एक शेयर मुझे जो है इसका जियो फाइनेंशियल का मिल जाएगा और उसके बाद रिलायंस का जो है शेयर प्राइस आधा हो जाएगा। अब देखिए उनके दिमाग में ये कन्फ्यूजन क्यों आ रहा है, क्योंकि जनरली जब हमारे 1:1 का बोनस या 1:1 का स्प्लिट होता है तो हमें एक के बदले दूसरा शेयर मिल जाता है और जो एग्जिस्टिंग शेयर था उसका जो शेयर प्राइस आधा हो जाता है। तो देखिए यहाँ पे दोस्तों ये ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ पे ये बोनस या स्प्लिट नहीं है, ये डीमर्जर हो रहा है। डीमर्जर होने का मतलब एक बहुत बड़ा जो एंटिटी है उसका एक छोटा सा पार्ट काट के उसको जो है बाहर निकाल दिया जाएगा, राइट। अब ये देखिए बहुत छोटा सा पार्ट है तो ये जो क्योंकि छोटा पार्ट है तो छोटा शेयर ही लेके बाहर जाएगा, राइट, आधा नहीं लेकर चला जाएगा। उसको एग्जांपल समझिए, अगर 2,32,000 का कंपनी का टोटल जो है सेल्स है उसमें से केवल 213 करोड़ का सेल्स जो है जियो फाइनेंशियल सर्विसेज से आ रहा है, तो ये लगभग 1% या उससे भी कम है। तो यहाँ पे अगर मान लीजिए जो रिलायंस इंडस्ट्रीज का शेयर प्राइस जो भी 2500 रुपये है, वहाँ से अगर जब इसको डीमर्ज किया जाएगा फाइनेंशियल सर्विसेज को तो उसका केवल 1% ही बाहर जा रहा है, राइट। तो इसका अगर आप 1% निकालोगे तो लगभग 25 रुपये के आसपास आ रहा है। तो अगर यहाँ पे फिलहाल जो शेयर प्राइस है उसके कैलकुलेशन से यहाँ पे ये समझ में आ रहा है कि जो नई शेयर होगी जियो फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड वो जब लिस्ट होगी तो उसका यहाँ पे जो शेयर प्राइस 25 रुपीज़ के आसपास देखने को मिल सकता है। मतलब अगर अभी आपके पास रिलायंस के 100 शेयर्स हैं, रिलायंस के अगर आपके पास 100 शेयर्स हैं तो वहाँ से जो है आपको 100 शेयर्स जो है आपको जियो फाइनेंशियल सर्विसेज के मिल जाएंगे और एक शेयर का प्राइस यहाँ पे क्या होगा 25 रुपये। अब देखिए ये एक एस्टिमेटेड कैलकुलेशन है, आपको ये नहीं समझ लेना है कि नहीं जो है बिल्कुल एकदम ये सही कैलकुलेशन है। थोड़ा सा यहाँ पे चार्ट पे चल के देखने की कोशिश करते हैं कि अभी यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है। करंट मार्केट प्राइस 2471 रुपीज़ का है जहाँ पे क्लोजिंग हुई है। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल है, अगर मैं देखिए वीकली चार्ट मैंने दिखाया है और उसका जो 50 डे का मूविंग एवरेज है वो यहाँ पे निकल के आ रहा है 2498 शेयर जो जस्ट उसी के आसपास या उसके ऊपर ट्रेड कर रहा है। उम्मीद करता हूँ कि यहाँ पे जो 50 डे का मूविंग एवरेज शेयर जो है इसको रिस्पेक्ट करेगा और उसके ऊपर ही ट्रेड करेगा, तो यहाँ पे जो है शेयर में थोड़ी सी मजबूती दिखाई देगी। अदरवाइज इसको अगर ब्रेक कर दिया तो हो सकता है शॉर्ट टर्म के लिए कंपनी में या शेयर में कह लीजिए आप थोड़ी सी एक तरीके से वीकनेस दिखाई दे सकती है। इसके साथ साथ मैं एक चीज़ यहाँ पे डिस्कशन करना चाह रहा था कि रिलायंस में अभी देखिए कुछ अच्छा मूवमेंट यहाँ पे नहीं हो रहा है, एक साइडवेज मूवमेंट है। यहाँ पे अगर आप देखोगे एक तरीके से एक चैनल में यहाँ पे ट्रेड कर रहा था और उसके बाद अगर जब यहाँ पे इसने इसको ब्रेक किया उसके बाद देखिए फिर से ऊपर किया, लेकिन यहाँ पे देखिए एक तरीके से टोटल मतलब प्योर तो नहीं कह सकते बट एक काइंड ऑफ यहाँ पे अगेन एक चैनल में ही ट्रेड कर रहा है। लगभग 2700 के आसपास जो है शेयर जाता है, अपना ऑल टाइम हाई बनाता है, फिर से गिर के लगभग 2200 या 2300 के आसपास आके जो है अपना लो बनाता है। तो यहाँ पे आपकी बाइंग स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए अगर आप एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो? मैं यही बोलूँगा कि ये 50 डे का मूविंग एवरेज आपको ध्यान में रखना है। यहाँ पे आता है अभी मान लीजिए उससे तो ऑलरेडी जो है नीचे ट्रेड कर रहा है, अगर उम्मीद करिए कि 50 डे के मूविंग एवरेज के ऊपर चला जाए और वहाँ से अगर ट्रेड करना स्टार्ट कर जाए तब जो है यहाँ पे शेयर में थोड़ी सी मजबूती दिखाई देगी, आपको वहाँ पे बाई करना है। अगर मान लीजिए आप वहाँ पे बाई नहीं करोगे तो उसके बाद जैसे मैंने बोला ये जो 2200 और जो 2300 का लेवल है जहाँ पे जो शेयर बार बार आ रहा है ये वाली लाइन पे और ये वाली लाइन पे, वहाँ पे आपको जो है थोड़ा सा जो है शेयर को बाई करना है। अभी मैं नहीं बोलूँगा कि अभी जो है आपको यहाँ पे शेयर में बाई नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये देखिए एक रेंज में ट्रेड कर रहा है, ये वाला ऊपर वाला रेंज में, तो बीच में खरीदने कोई मतलब नहीं बनता है। या तो जो है शेयर जो ऊपर ब्रेकआउट करके ऊपर जाए तब आप खरीदिए ताकि जो है जल्दी से ब्रेकआउट हो, जल्दी से आपको रिटर्न मिले, या फिर यहाँ पे जो लोअर वाला जो लेवल होता है वहाँ बाई करिए। कभी भी आपको बीच में शेयर को बाई नहीं करना चाहिए। और यहाँ पे थोड़ा सा मैंने जो शुरू में एक चीज़ गलत बोल दिया था, क्योंकि 2471 जो है शेयर ट्रेड कर रहा है और 50 डे का जो मूविंग एवरेज 2498 है, तो शेयर जो है उससे ऑलरेडी नीचे ट्रेड कर रहा है, यानी शेयर में कहीं ना कहीं ऑलरेडी जो शॉर्ट टर्म के लिए वीकनेस दिखाई दे रही है। मैंने क्या बोला था कि 50 डे के ऊपर ट्राई कर रहा है, मतलब ऊपर ट्रेड कर रहा है, तो अभी जो है शेयर में थोड़ी सी वीकनेस नहीं है, तो उसके लिए थोड़ा सा मैं सॉरी बोलना चाहूँगा। उम्मीद करता हूँ ये जो है एनालिसिस आपको पसंद आया होगा। और यहाँ पे आप जो लिख के बताइए कि अभी आप जो है क्या कर रहे हो इस शेयर रिलायंस में, अभी आप बाई कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, और डीमर्जर से आपको क्या लग रहा है, क्या वाकई में वैल्यू अनलॉकिंग होने वाली है कि नहीं। कमेंट करके आप जो है हमें जरूर बताइएगा। वीडियो यहीं पे स्टॉप करेंगे। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ रहे। जय हिंद।